चुनाव सिर्फ लहर या नारों से नहीं जीते जाते। जीत और हार की असली कहानी तो जमीन पर लिखी जाती है, एक एक बूथ पर। तो चलिए, आज हम सियासत की इसी जमीनी हकीकत को समझने के लिए दिल्ली के मुंडका विधानसभा क्षेत्र की एक गहरी पड़ताल करते हैं। और साफ कर दें, यह विश्लेषण किसी पार्टी के पक्ष या विपक्ष में नहीं है, बल्कि यह समझने की एक ईमानदार कोशिश है कि आखिर जनता का फैसला किन सच्चाइयों पर, किन उम्मीदों पर टिका होता है। हमारी पड़ताल की शुरुआत होती है इस नक्शे से। ये है उत्तर पश्चिम दिल्ली की मुंडका विधानसभा। पर जानते हैं, नक्शे पर खींची ये लकीरें सिर्फ सरहदें नहीं होती। इन लकीरों के अंदर लोगों के घर हैं, उनके खेत हैं, काम करने की जगहें हैं और उनकी ढेरों उम्मीदें भी। कह सकते हैं कि इस एक छोटे से भूगोल के अंदर कई अलग अलग भारत बसते हैं और चुनाव में इन सभी की आवाजें एक साथ गूंजती हैं। तो फिर असली सवाल क्या है जिनके जवाब हमें इस विश्लेषण में तलाशने हैं? पहला तो ये कि किसी चुनाव का नतीजा आखिर तय होता कैसे है, और दूसरा, जो शायद इससे भी ज्यादा जरूरी है, कि कोई नेता या पार्टी वोटरों का खोया हुआ भरोसा वापस कैसे जीत सकती है। क्योंकि देखिए, राजनीति का असली मकसद सिर्फ सत्ता पाना नहीं होता, उसका मकसद है जन विश्वास पर टिकी एक जवाबदेह शासन व्यवस्था को बनाना। नतीजों के आंकड़ों में उतरने से पहले हमें मुंडका की जमीन को, वहां के समाज के ताने बाने को समझना होगा। किसी भी क्षेत्र की राजनीति को समझने के लिए पहले उसकी आत्मा को समझना बेहद जरूरी है। मुंडका का मिजाज बड़ा दिलचस्प है। सोचिए, एक तरफ तो यहाँ दिल्ली के ठेठ ग्रामीण गांव हैं, जहां आज भी खेती और डेयरी का काम लोगों की रोजी रोटी है, और वहीं दूसरी तरफ शहरी और इंडस्ट्रियल इलाके भी हैं, जहां की जिंदगी फैक्ट्रियों के सायरन के साथ चलती है। यहाँ जाट और गुज्जर जैसे बड़े समुदाय हैं, और साथ ही एक बड़ी आबादी, करीब 19% अनुसूचित जाति की भी है। तो जाहिर है, लोगों की जरूरतें और उम्मीदें भी उतनी ही अलग अलग हैं। और एक और खास बात, यहाँ के वोटर अपने हक को लेकर बहुत सजग हैं। हर चुनाव में करीब 60% वोटिंग होना यही तो बताता है कि लोग अपनी आवाज सुनाना चाहते हैं। तो जब हमने जमीन के मिजाज को समझ लिया है, तो आइए अब 2025 के चुनावी नतीजों पर एक नजर डालते हैं। ये आंकड़े सिर्फ संख्याएं नहीं हैं, ये इस क्षेत्र के राजनीतिक स्वास्थ्य के, कह सकते हैं, वाइटल साइंस हैं। इनसे हमें यहाँ की सियासी नब्ज का पता चलता है। मुंडका में कुल वोटरों की संख्या है 3,14,763। ये नंबर हमें इस चुनावी मैदान के बड़े पैमाने का एक अंदाजा देता है, जहां हर एक वोट की अपनी एक कहानी है और अपनी अहमियत। और इन 3 लाख से ज्यादा वोटरों में से 60.63% लोगों ने 2025 में वोट डाला। ये एक बहुत अच्छा नंबर है। ये दिखाता है कि यहाँ का वोटर चुप नहीं बैठता, बल्कि एक सक्रिय भागीदार है जो अपने इलाके का भविष्य तय करने में गहरी दिलचस्पी रखता है। और अब वो आंकड़ा जो इस सीट की पूरी कहानी को पलट देता है, जीत का मार्जिन। हार और जीत के बीच का फासला था सिर्फ 10,550 वोटों का, बस इतना सा। ये मामूली सा अंतर मुंडका को एक बेहद बेहद कॉम्पिटिटिव सीट बना देता है। एक ऐसी सीट जो किसी भी तरफ जा सकती है, जिसे सियासी भाषा में हम कहते हैं एक सच्ची स्विंग सीट, जहां हवा का रुख समझना बहुत मुश्किल होता है। तो चलिए अब इन नतीजों को एक साथ रखकर देखते हैं। देखिए, कहानी इन नंबर्स में ही छिपी है। बीजेपी को मिले 47.07% वोट, जो कि पिछले चुनाव से 4.7% ज्यादा हैं। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी, जो यहां सत्ता में थी, उसे मिले 41.54% वोट। पर यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि उनके वोट शेयर में 12.2% की भारी गिरावट आई है। तो नतीजा बिल्कुल साफ था, बीजेपी की जीत। और ये आंकड़े 2020 के मुकाबले वोटरों की सोच में आए एक बहुत बड़े बदलाव की तरफ इशारा करते हैं। ठीक है, तो हमने ये तो देख लिया कि क्या हुआ। अब सवाल है कि क्यों हुआ। चलिए 2025 के इन नतीजों के पीछे की वजहों को समझने के लिए एक तरह का डायग्नोसिस करते हैं। यहाँ की ताकत, कमजोरी, अवसर और खतरों को बारीकी से परखते हैं। चलिए अंदरूनी फैक्टर्स की बात करते हैं। ताकत की बात करें तो उम्मीदवार जसबीर कराला की साफ सुथरी छवि और जमीन से उनका जुड़ाव, ये एक बड़ा प्लस पॉइंट था। साथ ही दिल्ली में हेल्थ और एजुकेशन का, जो आम आदमी पार्टी का गवर्नेंस ब्रांड है, वो भी एक मजबूत पक्ष था। लेकिन कमजोरियां शायद इन पर भारी पड़ गईं। सड़कें, नालियां, साफ सफाई, ये जो बुनियादी मुद्दे थे, इनका हल ना होना लोगों की नाराजगी की बड़ी वजह बना। और एक और चीज, संसाधनों का एक बहुत बड़ा गैप था। एक कैंडिडेट की संपत्ति 4.3 करोड़ तो वहीं दूसरे की 12.7 करोड़। तो ये दिखाता है कि कभी-कभी एक अच्छी छवि और पार्टी का बड़ा नाम भी जमीनी मुद्दों और रिसोर्स की कमी के आगे फीका पड़ सकता है।
और जानते हैं, यहीं पर हमारे लोकतंत्र का एक बहुत बुनियादी मूल्य सामने आता है। एक स्वस्थ लोकतंत्र की नींव होती है जिम्मेदारी के साथ की गई एक सूचित सार्वजनिक बहस। इसका मतलब सीधा सा है कि चुने हुए नुमाइंदे जनता की शिकायतों को सुनें, उन्हें समझें और ईमानदारी से उन्हें दूर करने की कोशिश करें। जब ऐसा नहीं होता तो सिर्फ एक वादा नहीं टूटता, बल्कि शासन की पूरी बुनियाद पर ही सवाल खड़ा हो जाता है। अगर बाहरी फैक्टर्स पर नजर डालें तो नए विधायक के खिलाफ स्थानीय मुद्दों को लेकर सत्ता विरोधी लहर यानी एंटी इनकम्बेंसी बढ़ रही थी। ये विपक्ष के लिए एक बड़ा मौका था। गैर बीजेपी वोटों को दोबारा अपने पाले में लाने का एक दरवाजा खुल रहा था, लेकिन इसके साथ ही खतरे भी थे। विपक्षी पार्टियों का आक्रामक प्रचार और गलत सूचनाएं यानी मिस इन्फॉर्मेशन फैलाकर जनता के भरोसे को कमजोर करने की कोशिशें, ये हमेशा एक चुनौती बनी रहती है। गवर्नेंस को लेकर विचारों की इस लड़ाई का ये एक बेहतरीन उदाहरण है। एक तरफ आम आदमी पार्टी के 500 से ज्यादा मोहल्ला क्लिनिक का एक स्थापित नेटवर्क जो उनकी कल्याणकारी राजनीति का मुख्य स्तंभ है, तो दूसरी तरफ बीजेपी ने आरोग्य मंदिर बनाने का प्रस्ताव रखा जो काफी हद तक इसी मॉडल पर आधारित है। यह दिखाता है कि राजनीति में कैसे एक सफल योजना की नकल करके सामने वाले के सबसे मजबूत पक्ष को ही कमजोर करने की कोशिश की जाती है। अच्छा, अब थोड़ा और पीछे चलते हैं। मुंडका के चुनावी इतिहास को देखकर हम यहाँ के वोटरों के बदलते मिजाज के पैटर्न को और बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। ये टाइमलाइन मुंडका के बदलते सियासी मिजाज की पूरी कहानी कहती है। देखिए, 2008 में जब ये सीट नई बनी तो बीजेपी जीती। फिर 2013 में एक निर्दलीय उम्मीदवार ने सबको हैरान कर दिया। ये दिखाता है कि यहाँ लोकल चेहरे कितने मायने रखते हैं। फिर आई 2015 में आम आदमी पार्टी की लहर और उन्होंने 57% वोटों के साथ एक तरफा जीत हासिल की। 2020 में भी वो सीट बचाने में कामयाब रहे, लेकिन जीत का मार्जिन वो बहुत कम हो गया और 2025 में बीजेपी ने फिर से वापसी कर ली। तो क्या सबक मिलता है? यही कि मुंडका किसी भी पार्टी की पक्की सीट नहीं है। तो इस पूरे ऐतिहासिक विश्लेषण का सबसे बड़ा सबक क्या है? सबक यह है कि मुंडका के वोटर बहुत प्रैक्टिकल हैं। उनके लिए सत्ता विरोधी लहर और पानी, सड़क, नाली जैसे स्थानीय मुद्दे ही सबसे बड़े और निर्णायक फैक्टर हैं, जो अक्सर पार्टी के प्रति वफादारी पर भी भारी पड़ते हैं। यहां वोट उम्मीदवार के काम और स्थानीय मुद्दों की समझ पर मिलता है, सिर्फ पार्टी के झंडे को देखकर नहीं। तो अब तक हमने बीमारी के लक्षणों और कारणों को तो समझ लिया। अब बात करते हैं इलाज की, यानी प्रिस्क्रिप्शन की। यहां एक स्पष्ट 4 सूत्रीय रणनीति का एक खाका है जो वोटरों से दोबारा जुड़ने और उनका भरोसा वापस जीतने का एक रास्ता दिखा सकता है। हम इसे चतुर्मुख सिद्धांत का नाम देते हैं, मतलब एक 4 फ्रंट स्ट्रैटेजी। पहला फ्रंट सार्वजनिक सुविधा यानी इंफ्रास्ट्रक्चर और गवर्नेंस। दूसरा जन संवर्धन, मतलब हर तबके तक पहुंच, ग्रास रूट कनेक्शन। तीसरा सूचना संघर्ष यानी सही कम्युनिकेशन और नैरेटिव बिल्डिंग। और चौथा संगठन तकनीकी युद्ध, मतलब ऑर्गेनाइजेशन और डिजिटल ताकत। किसी भी सीट को वापस जीतने के लिए इन चारों मोर्चों पर एक साथ एक तालमेल में काम करना पड़ता है। इस रणनीति के तहत कुछ ठोस कदम उठाए जा सकते हैं, जैसे सीवर, सड़क और कचरे जैसी लोगों की रोजमर्रा की समस्याओं को हल करने के लिए लगातार अभियान चलाना। जाट, गुज्जर और अनुसूचित जाति के सामाजिक नेताओं और आम लोगों के साथ संवाद को और गहरा करना। गलत सूचनाओं का जवाब सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के जमीनी तथ्यों और आंकड़ों से देना। और छोटे छोटे स्थानीय संदेशों को सही लोगों तक पहुंचाने के लिए व्हाट्सएप जैसे डिजिटल माध्यमों का प्रभावी इस्तेमाल करना। ये एक ऐसी योजना है जो हवा में नहीं बल्कि जमीनी हकीकत पर आधारित है। और हाँ, जब हम डिजिटल माध्यमों की बात करते हैं तो एक और अहम मूल्य को याद रखना बहुत जरूरी है। आज के दौर में किसी व्यक्ति के डेटा का सम्मान करना उनकी गरिमा का सम्मान करने जैसा है। लोगों तक पहुंचने की कोई भी कोशिश भारत के प्राइवेसी फ्रेमवर्क के तहत उनकी सहमति से और एक तय मकसद के लिए ही होनी चाहिए। सीधी सी बात है, तकनीक का इस्तेमाल लोगों को जोड़ने के लिए हो, उनकी निजता में दखल देने के लिए नहीं। अब हम अपने इस विश्लेषण के आखिरी पड़ाव पर हैं। मुंडका की ये केस स्टडी सिर्फ एक सीट की हार जीत की कहानी नहीं है, बल्कि ये हमें आधुनिक और जिम्मेदार नेतृत्व के एक बड़े सिद्धांत की ओर ले जाती है। याद रखिए, पॉलिटिकल डेटा का आखिरी मकसद सिर्फ एक चुनाव जीतना भर नहीं होता। इसका असली मकसद तो गवर्नेंस का एक ऐसा सिस्टम बनाना है जो समाज के आखिरी इंसान की आवाज को भी ध्यान से सुने, उसकी जरूरतों को समझे और उसकी गरिमा का सम्मान करते हुए जवाब दे। डेटा खुद में मंजिल नहीं है, ये बेहतर शासन और इंसानी जुड़ाव का एक बहुत शक्तिशाली जरिया है।
यदि आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं तो blueprintstrategies.ai से mjr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 080420416002 पर कॉल करें। राजनीति से परे एक उद्देश्य।